नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का सोशल साइंस हिस्ट्री बुक का चैप्टर 8, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s। तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ हम बता देते हैं आपको, नहीं तो अपने बुक में भी देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन का पुनर्गठन। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न के देख लेते हैं, अभ्यास के प्रश्न। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या एक हमारा क्या कह रहा है। 1870 और 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे? तो इसका उत्तर होगा असंतुष्ट होने के कारण देंगे, फिर यहाँ पर थोड़े बहुत पॉइंट यहाँ पर अपने मन से लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 3 पॉइंट हमने दिया है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी लिखा हुआ है, लेकिन आप अपनी इच्छा से जो भी आपको सही लगे 1-2 पॉइंट दे देंगे, उतना भी काफ़ी होगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पहला पॉइंट। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिससे भारतीयों से अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे 1870, यहाँ पर 1878 में वर्नाक्यूलर एक्ट पारित किया गया। इसके द्वारा सरकार ने अपनी आलोचना का अधिकार छीन लिया। अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती थी तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती थी। अब देखेंगे यहाँ पर तीसरा पॉइंट। 1883 में सरकार ने इलेवर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया। इस बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय नागरिकों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी? तो इसका उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहला, कांग्रेस ने उन समय सरकार और शासन में भारतीयों को और अधिक जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई। दूसरा, शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक भाग थी। यहाँ पर देखेंगे क्योंकि उस समय तक अधिकांश महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे काबिज थे, यानी कि गोरे यहाँ पर अधिकार जमाए हुए थे। तीसरा देखेंगे अब, कांग्रेस ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की मांग की। चौथा, आर्क्स एक्ट निरस्त करने तथा अभिव्यक्ति पर बोलने की स्वतंत्रता लोगों को दिए जाने की मांग। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन यहाँ पर हुआ था 1870 से 1947 में। यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े? तो इसका उत्तर होगा भारत पर प्रभाव। पहला, इस युद्ध के कारण ब्रिटिश भारत सरकार के व्यय में भारी बढ़ोतरी हुई थी। इस खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक लाभ पर कर बढ़ा दिया। दूसरा, सैनिक व्यय में बढ़ोतरी तथा युद्ध सामग्री की आपूर्ति के कारण जरूरी चीजों की कीमतों में भारी उछाल आया और आम लोगों का जीवन मुश्किल हो गया। तीसरा, उस युद्ध ने औद्योगिकरण वस्तुओं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, रेल की पटरियां आदि की मांग बढ़ा दी। इन दिनों अन्य देशों में भारत आने वाले आयात में कमी आई थी, जिस कारण भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ था। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 1940 में मुस्लिम लीग की मांग। 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की गई। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 5। मध्यमार्गी कौन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे? तो इसका उत्तर होगा कांग्रेस के प्रारंभिक नेता मध्यमार्गी थे। इन नेताओं में प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि। फिर यहाँ पर देखेंगे उनके संघर्ष करने का तरीका क्या था। तो पहला, इन नेताओं को विश्वास था कि अंग्रेज पढ़े लिखे सभ्य हैं, वे भारतीय के दुख सुख को समझेंगे तथा उन्हें दूर करेंगे। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, ये नेता प्रार्थना पत्री, अपीलों, याचिकाओं के द्वारा अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाने तथा मनवाने में विश्वास रखते थे। तीसरा, ये नेता सरकार के अत्याचारों, गलत नीतियों, दुष्प्रभावों से जनता को अवगत कराना चाहते थे। अब देखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 6। कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्यमार्गी की राजनीति से किस तरह भिन्न थी? तो यहाँ पर देखेंगे इसका उत्तर किस प्रकार भिन्न थी। तो यहाँ पर अंतर देखेंगे। पहला, नरमपंथी संघर्ष में शांतिपूर्ण तरीकों को प्रयोग करना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी उग्र एवं क्रांतिकारी तरीका अपनाना चाहते थे। दूसरा, नरमपंथी यह मानते थे कि सरकार उनकी न्यायसंगत मांगों को मान लेगी, जबकि गर्मपंथी सोचते थे कि बिना किसी दबाव अंग्रेज उनकी बात नहीं मानेंगे। तीसरा, नरमपंथी प्रार्थनाओं, अपीलों और याचिकाओं में विश्वास करते थे, जबकि गर्मपंथी उनके इस तरीके के विरोधी थे। अब देखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 7।
चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहण किए, लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे। तो इसका उत्तर होगा असहयोग आंदोलन के कारण पहला, खेड़ा जो कि गुजरात में है, पाटीदार किसानों ने अंग्रेज द्वारा थोपे गए भारी लगाने के खिलाफ अहिंसक आंदोलन किया। दूसरा, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। तीसरा, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों का विरोध औपनिवेशिक सरकार के वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित करने के लिए था। चौथा, पंजाब के सिखों में अकाली आंदोलन अपने गुरुद्वारों के भ्रष्ट महत्व को हटाने के लिए था। और यहाँ पर अब देखेंगे पांचवा पॉइंट, असम में चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी के लिए आंदोलन चलाया। छठा, लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानते थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता था। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, गांधी जी के नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया। तो इसका उत्तर होगा नमक कानून तोड़ना। यहाँ पर देखेंगे पहला पॉइंट, उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। दूसरा, महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों के अनुसार नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का अभिन्न अंग है। तीसरा, 1930 में गांधी जी और उनके समर्थक साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित डांडी तक पैदल चल करके गए और वहां तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करके सार्वजनिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन किया। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, 1937 से 47 की उन घटनाओं पर चर्चा की जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ। यहाँ पर पहला पॉइंट, 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे दोनों के बीच मतभेद गहरे हो गए। दूसरा, 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग का एक प्रस्ताव पारित किया। तीसरा, 1946 के प्रांतीय चुनावी लीग को मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर अत्यधिक सफलता मिली, इससे लीग पाकिस्तान की मांग पर कायम रही। और चौथा, मार्च 1946 कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद लीग ने पाकिस्तान की अपील मांग मनवाने के लिए 16 अप्रैल 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया गया। फिर यहाँ पर अब देखेंगे पांचवा पॉइंट, इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और मार्च 1947 तक हिंसा उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में फैल गई और इसके बाद विभाजन का परिणाम सामने आया, एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 10, पता लगाएं कि आपके शहर, जिले, इलाके या राज्य में राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह आयोजित किया गया, किन लोगों ने उनमें हिस्सा लिया और किन लोगों ने उनका नेतृत्व किया, आपके इलाके में आंदोलन को कौन सी सफलताएं मिली। तो इसका उत्तर होगा, यहाँ पर देख लीजिए, छात्र स्वयं करें। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार यहाँ पर जो भी आपके मोहल्ले गांव में कोई भी आंदोलन किए होंगे पहले, तो उन्हें अच्छे से यहाँ पर से अपने पिताजी से या फिर अपने थोड़ा जानकारी होगा तो उससे लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रीय आंदोलन के किन्हीं दो सहभागियों या नेताओं के जीवन और कृतित्व के बारे में और पता लगाएं तथा उनके बारे में एक संक्षिप्त निबंध लिखें। आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी चुन सकते हैं जिसका इस अध्याय में जिक्र नहीं आया है। तो इसका उत्तर देखेंगे यहाँ पर, पहला, वीर कुंवर सिंह। तो वीर कुंवर सिंह बिहार राज्य में आरा के निकट जगदीशपुर के एक जमींदार थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 80 वर्ष की आयु में उन्होंने दानापुर में संग्राम की कमान संभाली और 2 दिन बाद आरा पर कब्जा कर दिया। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के निकट लड़े गए अपने अंतिम युद्ध में उन्होंने कैप्टन ली ग्रैंड की सेना को हराया था। 26 अप्रैल 1958 को अपने गांव में उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा देखेंगे सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू एक विशिष्ट कवयित्री और अपने समय की महान वक्ताओं में से एक थी। 1898 में उनका विवाह गोविंद राजुलू नायडू से हुआ जो पेशे से डॉक्टर थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। नमक सत्याग्रह एवं उसके बाद के अन्य संघर्षों में उनकी अग्रणी भूमिका रही। वह कई वर्षों तक राष्ट्रीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष रहीं तथा यहाँ पर देखेंगे तथा इससे जुड़े स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देती रही। वह 1947 में यूनाइटेड प्रोविंस, वर्तमान में यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया है, यूनाइटेड प्रोविंस की गवर्नर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 8 समाप्त होता है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।